दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जहां किसान आंदोलन कर रहा है उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी जरूरत, आने वाले वक्त को लेकर वो जिस लिहाज से डरा हुआ है, शायद इसके सरोकार पार्लियामेंट तक कभी पहुंचते नहीं हैं। इसीलिए जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट के भीतर जो कहते हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री जो संसद के भीतर जब इस बात का जिक्र करते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, और आंदोलन सिर्फ आंदोलन के लिए हो रहा है, तब कई बातों का जिक्र शायद दुनिया भर के आंदोलनों को लेकर आप भी कर सकते हैं और इस प्रधानमंत्री से मौजूदा वक्त में सवाल भी पूछ सकते हैं। दुनिया में कितने आंदोलन हुए हैं जिसमें आंदोलन को लेकर लोगों ने जान देनी शुरू कर दी हो। जब कोई जान दे रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो मुद्दा उसके लिए बहुत बड़ा है। यूं ही कोई जान नहीं गंवा देता, और बीते 78 दिनों के दौर में तकरीबन 200 किसानों की मौत हुई है। सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल है खुदकुशी करते किसानों की तादाद भी 2 दर्जन से ज्यादा की है, और पार्लियामेंट को इसका एहसास भी नहीं है। हम इस बात का जिक्र आज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर ही कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने एक सवाल देश के कृषि मंत्री से पूछा और कहा कि नवंबर से लेकर जो आंदोलन चल रहा है जनवरी तक के बीच में, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कितने किसानों की मौत हो गई है? सरकार की तरफ से कहा गया हमें कोई जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं है, और जो दिल्ली पुलिस से जानकारी हमें मिली उसमें पता चला है कि लगभग 2 लोग की मौत अपने तौर पर खुदकुशी करने से हुई और 2 लोगों की मौत किसी और वजह से हुई है। यानी कोई जानकारी नहीं है कि 200 से ज्यादा किसान अगर इस आंदोलन के वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं, और उसमें भी 2 दर्जन किसान ऐसे जिन्होंने खुदकुशी कर ली। 24 घंटे पहले ही टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच एक किसान प्लास्टिक की रस्सी में झूलते हुए पाया गया, और उसने जो खुदकुशी का पत्र लिखा था उसमें किस बात का जिक्र था? उसमें इस बात का जिक्र था कि हम इसलिए जान दे रहे हैं क्योंकि तारीख दर तारीख सरकार दे रही है, और रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा इतना अंधेरा है कि ऐसे में जान देने के अलावे कुछ बचता नहीं है। तो क्या दुनिया में ऐसे कितने मुद्दे हुए हैं जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो और उस आंदोलन के बीच में लोग खुदकुशी करने लगे? आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा सवाल, इस देश के प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल आंदोलन तो आंदोलन के लिए किए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस देश के भीतर में अब पहली बार मुद्दों के आसरे शायद उस व्यवस्था को भी समझने की जरूरत आन पड़ी है जहां पर इस देश की तपती जमीन पर लोग जिन बातों को सोचते हैं वो पार्लियामेंट नहीं सोच पाती है। सीधे तौर पर कहें तो लगातार लोगों की आवाजाही किसान आंदोलनों में जो हो रही है, जो पंचायत और महापंचायतों में जो हो रही है, उन आंदोलनों के भीतर की नब्ज को जब आप टटोलेंगे तो 2-3 बातें आपके जहन में बहुत साफ तौर पर उभरेगी। पहली बात, इस देश में जो भी व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था किसान के अनुकूल नहीं है। जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून प्रशासनिक तौर पर अमल में लाने के लिए पूरा अमला लग जाता है, लेकिन वो कानून लागू होने के बाद किसानों के लिए वो लाभकारी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस देश में कानून को वापस नहीं ले गया, इस देश में तो संविधान में संशोधन किया गया, और खुद बीते 6 बरस के भीतर में तकरीबन 1,500 से ज्यादा कानूनों को वापस लिया गया। इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया है। फिर सवाल है कि 3 कानूनों को लेकर अड़चन क्या है? फिर सवाल है कि किसान इस बात को कितनी दूर तक ले जाएंगे? फिर सवाल है कि इस देश के भीतर में अलग अलग गांव और पंचायतों में जब युवाओं के भीतर आक्रोश है, बड़े बुजुर्ग ये कहने को तैयार हो चले हैं कि आने वाले वक्त में उनकी खेती खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों के पास रोजगार नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ये स्थिति सोची जा रही है तो इसके मतलब क्या होंगे? इसके कई मतलब है, और अब ये मतलब शायद 3 कानूनों से आगे निकल गए हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर किसी भी नेता की रैली में जितनी भी भीड़ होती है उससे कहीं ज्यादा भीड़ अगर महापंचायतों में हो रही है, अगर आंदोलन को लेकर भीड़ पंचायत दर पंचायत, गांव दर गांव जुटते चले जा रहे हैं, और उनकी तादाद 1,
तरीके से अगर जोड़ी जाए तो बीते लगभग 26 तारीख के बाद से, यानी 26 जनवरी के बाद से जो लगभग 35 पंचायतें 4 राज्यों में अलग अलग जिलों में हुई है, उसकी तादाद जो है तकरीबन 50 लाख पार कर जाएगी। इसका मतलब यह है कि चाहे आप आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन 50 लाख लोगों के जहन में कुछ सवाल तो होगा। दूसरा सवाल है, ये कौन लोग हैं? ये वोटर भी हैं, देश के नागरिक भी हैं, देश के मजदूर भी हैं, देश के किसान भी हैं। तो क्या इनके भीतर जो सवाल हैं उन सवालों को सरकार दबा देगी, या सरकार की तरफ से जब पार्लियामेंट के भीतर ये सवाल उभर के निकल कर आता है कि आप हमें बताइए, हम चीज़ों को संशोधन में ले आएंगे, तो फिर एक दूसरा सवाल नज़र में आता है कि दरअसल आज़ादी के बाद से भारत के एग्रीकल्चर और भारत की कृषि व्यवस्था को कभी भी मुख्य धारा में शामिल किया ही नहीं गया। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जहां से इस आंदोलन ने एक नए तरीके के तेवर दिखाने शुरू किए, जो राकेश टिकैत की मौजूदगी में बातें शुरू हुई, उसका जन्म यूं ही नहीं हुआ है। हमें लगता है कि इस पूरे इलाके में गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, हम आपको यह भी बताएं। इस इलाके के भीतर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उभारें। लेकिन पार्लियामेंट की आवाज जब प्राइम मिनिस्टर के जरिए यह निकलती है कि आंदोलन करने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, और देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब जिक्र करते हो कि दरअसल हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या बदलाव करना है, कोई बताने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है बीते 11-12 बैठकें जो हुई उसका कोई मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नहीं सुना। जो लगातार जिन बातों को जिक्र किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें लगता है कि आज दरअसल किसानों की बात किसानों के जरिए इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि सरकारी आंकड़े हमारे पास हैं, और खास तौर से सरकारी आंकड़े इसलिए जरूरत है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की मौजूदगी है। 2 सवाल बार बार थे कि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं और चावल होता है, जो एमएसपी की कीमत पे अगर नहीं खरीदा गया तो स्थिति विकट हो जाएगी। और सरकार ये मानकर चल रही थी कि दरअसल ये कैश क्रॉप है, जो गन्ना है उसमें तो गन्ना मिलों को साथ जोड़ ही लेंगे और गन्ना मिलों को पैसा दे देंगे, वो किसानों को अपने साथ खड़ा कर ही लेंगे। तो हमें लगता है कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर शुगर मिल में जो गन्ना पहुंचाते हैं बीते 2 सीजन की क्या स्थिति है, हम आपको 5 फरवरी 2021 का डाटा बताते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैश क्रॉप जो है, जब वहां पर क्राइसिस आ गया है तो फिर गेहूं और चावल उपजाने वाले किसानों के सामने कैसा संकट आ सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी जो डिरेल्ड हुई है उसमें वाकई सरकार के पास एमएसपी के तहत खरीद के लिए पैसा नहीं है। जो गन्ना की खरीदी हुई है 5 फरवरी तक 560 लाख टन, इसकी जो पूरी कीमत है वह तकरीबन 18,000 करोड़ की है। और सरकार की तरफ से जो किसानों को पेमेंट हुआ, यानी मिलों की तरफ से पेमेंट हुआ है, उन मिलों को सरकार पेमेंट करती है। ये एक साइकिल है। 18,000 करोड़ में से किसानों को पेमेंट हुआ है 7,005 करोड़ रुपए का, यानी लगभग 11,000 करोड़ का बकाया है। सिर्फ ये इस सीजन का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। अगर पिछले सीजन में चले जाइएगा तो पिछले सीजन में यानी 19-20 के साल के सीजन में तकरीबन 35,898 करोड़ का गन्ना खरीदा गया। जो पैसा दिया गया वो लगभग 34,692 करोड़ था। जो बैलेंस था वो 1,200 करोड़ का था। उस पे जो इंटरेस्ट लगा वो तकरीबन 750 करोड़ का था, यानी कुल मिला दीजिएगा तो ये 1950 करोड़ पिछले सीजन का, 11,000 करोड़ इस सीजन का, यानी सिर्फ आंदोलन के दौर में 13,000 करोड़ का बकाया गन्ना किसानों का गन्ना मिलों पर है। और गन्ना मिल बार बार मांग सरकार से कर रहे हैं कि आप हमको कीमत दीजिए, पैसा दीजिए, और दूसरी तरफ किसी भी हालत में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाइएगा। यह जो पूरी बेल्ट है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा गन्ना इस इलाके में जो होता है, इसके बाद महाराष्ट्र का भी शुगर मिल है। उस शुगर मिल के मालिक एक वक्त एक तौर पर राजनीतिक तौर पर शरद पवार हुआ करते थे। बाद में गन्ना मालिकों ने सोचा कि हम खुद राजनीति में आ जाएं, और 2004-05 के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार शुगर लॉबी राजनीति में आ गई, और उसके लगभग 8 निर्दलीय विधायक होकर जीतकर विधानसभा में पहुंचे।
यह अलग बात है कि मौजूदा वक्त में उन विधायकों की क्या स्थिति है या फिर शुगर लॉबी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र के भीतर में, लेकिन इस आंदोलन ने दरअसल इस देश के किसानों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर एक राजनीतिक जमीन बनानी शुरू की है। सवाल है कि कल तक राकेश टिकैत को कोई पूछता नहीं था। सवाल है कल राकेश टिकैत के बुलाने पर कोई भी महापंचायत में इतनी बड़ी तादाद में गांव के लोग नहीं आते थे। सवाल है कि अलग अलग गांव ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के गांव, चाहे वो हरियाणा में उन्हें जाना पड़ता हो, चाहे वो राजस्थान की दिशा में जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में महापंचायत में जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी क्यों हो रही है? सवाल है राकेश टिकैत एक चेहरा है, उस चेहरे के पीछे पंजाब के एग्रीकल्चर इकोनॉमी की ताकत भी है। उसके साथ जो 40 किसान संगठन हैं जो अलग अलग राजनीतिक धाराओं से भी जुड़े रहे हैं और शायद उनकी अपनी राजनीतिक जमीन हरियाणा और पंजाब के किसानों को एक साथ लेकर और आढ़तियों को और मंडी को भी साथ लेकर चलने की स्थिति में है। इसके मतलब कई निकलेंगे। इसके मतलब है कि आंदोलन अगर राजनीतिक जमीन को बहुत धीरे धीरे बना रहा है तो इस देश की जमीन राजनीतिक तौर पर पहली बार कृषि अर्थव्यवस्था को खोज रही है। वो ये मानकर चल रही है कि आने वाले वक्त में कृषि अर्थव्यवस्था से इस देश की राजनीतिक सत्ता को या तो पलटा जा सकता है या फिर राजनीतिक सत्ता को नए सिरे से गढ़ा जा सकता है। महापंचायत एक उसकी पहचान है। राकेश टिकैत कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत अगर नेता बनने की दिशा में बढ़ गए तो जाहिर है ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। पहली बार दिल्ली को एक तरफ रख दिया गया और महापंचायतें दिल्ली के बाहर हो रही है। पहली बार जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो मुद्दे दिल्ली को नहीं छूते हैं। दिल्ली के भीतर शहरी सभ्यता रहती है। ये ग्रामीण राजनीति नहीं है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा ये आंदोलन है। और उस आंदोलन को अगर राजनीति ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके 2-3 मायने आने वाले वक्त में बहुत साफ तौर पर नजर आएंगे। मौजूदा वक्त में कोई राष्ट्रीय नेता ऐसा नहीं है जो इस देश में ग्रामीण राजनीति को प्रभावित कर सके, कृषि अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उसका नेता बन सके। कोई राष्ट्रीय नेता मौजूदा वक्त में नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जमीन पहली बार राष्ट्रीय नेता को उपजाते हुए खुद देखना चाहती है। वो फसल से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में कैसे खड़ा हो सकता है, वह भी स्थिति धीरे धीरे विकसित हो रही है। शायद इसीलिए राजस्थान में देखिए, हरियाणा में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, उसकी कुछ आहट मध्य प्रदेश में देखिए। आने वाले वक्त में उसकी आहट आपको विदर्भ में सुनाई देगी, औरंगाबाद में सुनाई देगी, मराठवाड़ा में सुनाई देगी, जहां खास तौर से खेतिहर किसानों की खुदकुशी सबसे ज्यादा हुई है। इसकी एक आवाज आपको कर्नाटक में भी सुनाई देगी। इसकी एक आवाज कावेरी नदी के किनारे जो तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों के सामने संकट है वहां भी सुनाई देगी। ये आवाज इसलिए जरूरी हो चली है क्योंकि इन तमाम एग्रीकल्चर लैंड पे जहां पर खेती होती है, सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स बीते 6 बरस में सरकार ने बनाए हैं उसमें से लगभग 72% प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हुए हैं। यहां तक कि जो सिंचाई के लिए बजट दिया गया वह सिंचाई का बजट कहां खर्च हो गया कोई नहीं जानता है, लेकिन सिंचाई में 10 एकड़ जमीन की भी बढ़ोतरी नहीं हो पाई जो इन तमाम राज्यों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके मतलब है कि इन तमाम इलाकों में जो सवाल थे, और ये सवाल कोई आज के नहीं है, ये सवाल आज़ादी के बाद से रहे हैं कि इन सवालों को लेकर इस देश के कृषक किसानों को आप मुख्य धारा की राजनीति में जोड़िए। और ध्यान दीजिए, इस देश में जितनी भी राजनीतिक सभाएं होती हैं, वो जितने भी बड़े राजनीतिक पार्टियां करती है या जितने भी नेता करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि सारे रैलियां जो होती हैं, पॉलिटिकल रैली, वह ग्रामीण इलाकों में होती है। प्रधानमंत्री कल भी असम और बंगाल के जिन इलाकों को संबोधित कर रहे थे वो किन बातों का जिक्र कर रहे थे? वो एग्रीकल्चर का जिक्र कर रहे थे, वह वहां पर जो चाय उपजाई जाती है उसका जिक्र कर रहे थे, और जिन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कल ऐलान किया उसमें भी 90% प्रोजेक्ट जो है वो किसानी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम वोट लेने के लिए इस देश के एग्रीकल्चरिस्ट किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण राजनीति को समझने वालों को अपने साथ लेकर आएंगे। कल तक उन्हें आप बहला सकते थे,
अब बहलाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे पीछे जो यहाँ पर सभा चल रही है इसमें लोगों के आने का तांता ही नहीं लगा है। इसमें जो संबोधित करने वाले लोग हैं वह भी अलग अलग हिस्सों से आते हैं। मौजूदा वक्त में तो ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, ऐसे लोग लगातार आ रहे हैं जो आचार्य की भूमिका में है। इसका तीसरा मतलब ये निकलेगा कि जो राजनीतिक जमीन अभी तक जिन इलाकों में जातियों के टकराव को लेकर बांट दी जाती थी अब वो बटेगी नहीं। और अगर वो राजनीति नहीं बटेगी और ग्रामीण राजनीति इस बात की तैयारी कर चुकी है कि वह मौजूदा राजनीति को सीधे सीधे संकेत देगी कि या तो आप इन 3 कानूनों के साथ हटाते हुए एमएसपी को कानून बनाइए, यानी एग्रीकल्चर पे खर्च करना आपको सीखना होगा। एमएसपी पे कानून बनाने का मतलब है 15 लाख करोड़ सरकार के खजाने में होने चाहिए। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो इसको भुगतेगा कौन? क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में जब आप देखते हैं, पार्लियामेंट के भीतर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए जवाब को जब प्रधानमंत्री दे रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के कौन से हिस्से का जिक्र किया? उन्होंने बहुत साफ तौर पर उन योजनाओं को बताया जिन योजनाओं से इस देश के कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्टों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एग्रीकल्चरों को लाभ देने के लिए किसी योजना का किसी रूप में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी उनके भीतर सवाल है कि आंदोलन करने वाले सिर्फ आंदोलन करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री ने तो सिवाय चुनाव रैलियों के अलावे इस देश में कुछ भी नहीं किया है। बीते 6 बरस का डाटा है कि हर छठे दिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली की यात्रा पर निकले हैं। 2014 से लेकर 2020 तक अगर आप सरकार की ही वेबसाइट में पीएमओ लिखिएगा, pmo.nic लिखिएगा और उसके बाद उस वेबसाइट के भीतर में प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन और डोमेस्टिक ट्रैवल्स को देखिएगा तो डोमेस्टिक यानी घरेलू यात्राओं में भी रैलियों का जिक्र है। यानी वह सरकारी यात्रा नहीं थी, वो चुनाव प्रचार के लिए यात्रा कर रहे थे। उन यात्राओं को जब देखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। क्या महाराष्ट्र के चुनाव, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्या बिहार के चुनाव, और अब तो बंगाल चुनाव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री को वहां भी रैली करने जाना है। यानी चुनाव जीतना इस देश का अगर आखिरी मंत्र है तो इस देश की ग्रामीण राजनीति पहली बार इस देश की राजनीति को पलटने की दिशा में क्यों नहीं आएगी? और ये जो पंचायत आपको दिखाई दे रही है, ये हो सकता है अभी आपको यह पंचायत बहुत ही शाकाहारी तौर पर नजर आती हो, जहां पर खाप का जिक्र हो, जहां पर गांव का जिक्र हो, जहां पर बड़े बुजुर्गों महिलाओं का जिक्र हो। लेकिन इस पंचायतों के भीतर जब आप झांक के देखिएगा तो इनकी एक राजनीतिक ट्रेनिंग बहुत साफ तौर पर इसलिए हो रही है क्योंकि इन पंचायतों के भीतर जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उस पर आज गौर करने की जरूरत है। 24 घंटे पहले दादरी में पंचायत हो रही थी, वहां पर राकेश टिकैत किस बात का जिक्र कर रहे थे? आप कहेंगे राकेश टिकैत ने जिक्र किया, 3 कानूनों का जिक्र किया, वापस ले लीजिए। आप कहेंगे कि एमएसपी पे कानून बना दीजिए, राकेश टिकैत ने इसका जिक्र किया। जी नहीं, राकेश टिकैत जिस बात का जिक्र कर रहे थे उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा यह किसानों के आजादी की लड़ाई है। राजनीतिक तौर पर आजादी की लड़ाई से बड़ा मंत्र कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, इस लड़ाई को लेकर जो व्यापारी है उसका मुहावरा हर कोई जानता है कि व्यापारी की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, यानी प्रॉफिट वो नहीं छोड़ता है। और व्यापारियों के हाथ में ये कानून सौंपा जा रहा है। जरा समझिए, पंचायतों के भीतर राजनीतिक मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, राजनीतिक तौर पर ट्रेनिंग हो रही है। इसी दादरी की ही महापंचायत में कहा गया युवा के भीतर जो गुस्सा है उस गुस्से को वो जब्त करके रखे, यानी उसको हिंसक तौर पर सामने ना लेकर आए। आने वाले वक्त में इसका राजनीतिक प्रयोग भी होगा। यह राजनीतिक ट्रेनिंग है जो महापंचायतों में शुरू हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिट्टी और पानी आंदोलन के सबसे बड़े तत्व हैं और एक मिट्टी गाजीपुर के बॉर्डर पर डाल दी गई, वहां पर फूल लगा दिया गया और यह कहा गया कि इस मिट्टी को अपने खेत में ले जाइए, अपने खेत की मिट्टी को यहां ले आइए। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिट्टी का मतलब 2 जून की रोटी भी है, उसका मतलब देश की धरती भी है और उसका मतलब उस धरती से उपज होने वाली फसल भी है। यह एक उस भाषा का इस्तेमाल है जिस भाषा को इस दौर में कोई भूल चुका होगा, लेकिन आखिरी वक्त में अगर आपके जहन में सवाल आता हो, चौधरी चरण सिंह इस्तेमाल किया करते थे, जगजीवन राम इस्तेमाल किया करते थे।
लाल बहादुर शास्त्री इस्तेमाल किया करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस्तेमाल किया करते थे, सरदार पटेल भी इस्तेमाल किया करते थे और महात्मा गांधी तो खूब इस्तेमाल किया करते थे। बिहार में इन सवालों का गांवीकरण एक लिहाज से लालू यादव ने किया, मुलायम यादव ने भी उस मिट्टी का प्रयोग राजनीतिक तौर पर किया। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम इस दौर में, ध्यान दीजिएगा, बीते लगभग 10, 15, 20 वर्षों में एक बड़ा वैक्यूम आ गया था कि लोग इस भाषा को भूल गए थे। यह एक राजनीतिक ट्रेनिंग शुरू हो गई है, गांव के गांव, पंचायत के पंचायत, खाप के खाप, जो राजनीतिक तौर पर चीजों को बदलेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस राष्ट्रीयता की परिभाषा को बीते 10 बरस से इस देश के भीतर में गढ़ा गया, उस राष्ट्रीयता की परिभाषा को भी इस किसान आंदोलन ने नए सिरे से गढ़ दिया है। इसमें बीजेपी द्वारा गढ़ा गया राष्ट्रीयता की जो खुशबू थी वह हिंदुत्व के आश्रय देखते थे। अब हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व, हिंदू हार्टलैंड का सवाल है। किसान में कोई जाति नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है। तो फिर सवाल है राष्ट्रीयता का सवाल, अगर लोगों की जिंदगी और 2 जून की रोटी से जुड़ गया है तब आप क्या करेंगे? और राष्ट्रीयता के उस अम्ब्रेला तले इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को धीरे धीरे आना ही होगा। और इतना ही नहीं, इस अम्ब्रेला के तहत जो भी नेता निकल कर आएगा, उस नेता की अपनी राष्ट्रीय पहचान गांव और किसानी से होगी। यही मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मंत्र निकल कर आ रहा है। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो पंचायत दर पंचायत की तादाद जो है, वहां पर महिलाओं की मौजूदगी, वहां पर उन युवाओं की मौजूदगी जिनकी उम्र अभी 18 बरस हुई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 6 भाषण ऐसे दिए जिनमें वो बार बार इस बात का जिक्र करते थे कौन पहली बार वोट डालने जा रहा है। 2014 में भी जिक्र किया था, 2019 में भी जिक्र किया, उसके बीच में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिक्र किया, हरियाणा के चुनाव में भी जिक्र किया, पंजाब के चुनाव में भी जिक्र किया, झारखंड के चुनाव में भी जिक्र किया। यानी नई पीढ़ी जो वोट देने को तैयार है, उसके साथ भी वोट के तौर तरीके प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर बात करते हुए नजर आते हैं। और यह पहली बार हो रहा है कि पंचायतों के भीतर उन युवाओं को भी कहा जा रहा है, गुस्से में मत आइए, अगर आपके बाप दादा आंदोलन स्थल पर है, अगर उनके सामने मुश्किल आ रही है तो भी आप गुस्से को जब्त रखिए। हम जिस बात का जिक्र खास तौर से उसकी संवेदनशीलता का जिक्र आपसे करना चाहते हैं, मसलन करमवीर जो है, ये सिंहवाला गांव है, जिंद का इलाका है, यहाँ पर ये रहते हैं। उन्होंने खुदकुशी के समय अपने पत्र में लिखा, ये मोदी सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये काले कानून रद्द कब होंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस देश की पॉलिटिक्स को बदलने की स्थिति में आ जाएगी तब क्या होगा? सुखविंदर सिंह जो 60 साल के हैं, ये मोगा से आते हैं, दूरकोट गांव के, इनकी मौत भी 24 घंटे पहले हुई है। इनको हार्ट अटैक आया था। सवाल है कि एक तरफ अपने मुद्दों को लेकर खुदकुशी करते हुए किसान और मौत को गले लगाते हुए किसान मजदूर, दूसरी तरफ सरकार का जो रिप्रेशन है उसमें दिल्ली पुलिस ने 125 लोगों को बंद कर रखा है, जिसकी लिस्ट जारी हुई। लेकिन उसके अलावे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। उन घरों के भीतर क्या हो रहा होगा, क्या वो कुछ सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे? उसमें से बहुत सारे नाम हमको दिए गए और बताया गया कि हमारे घर नहीं लौट पाए हैं अभी तक। हमने उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए कि आपकी बात आखिरी बार कब हुई थी। तो उन्होंने बताया कि 22 तारीख को भी बात हुई थी, 24 तारीख को भी बात हुई थी, और कुछ लोग 26 तारीख को भी उन्होंने बातचीत की थी। और कोई जानकारी, कोई रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ने उनका नहीं दिया। सवाल है वो कहाँ गायब हो गए? और जिनके घरों से आंदोलन करने हुए लोग निकले थे और वो घरों में नहीं लौट पा रहे हैं, तो फिर उन घरों के भीतर कौन से सवाल होंगे? इन सवालों को जब आप एक साथ लेंगे और एक साथ जोड़ेंगे तो इस देश के भीतर में सवाल ये नहीं है कि 14.5 करोड़ किसान है, 10.5 करोड़ मजदूर है। सवाल ये है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर हर परिवार के भीतर जो सवाल है, उन सवालों का जवाब क्या पार्लियामेंट को नहीं देना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? क्या इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए? लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। सब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आंदोलन के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, यानी आंदोलन के लिए लोग जान गंवा रहा है।
पहली बार इस देश में 70 बरस की आज़ादी के बाद एक ऐसा मुद्दा राष्ट्रीय तौर पर बन रहा है, खुद को गढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीयता की परिभाषा इस देश के गांव से जुड़ जाए, राष्ट्रीयता की परिभाषा ग्रामीण भारत से जुड़ जाए, राष्ट्रीयता की परिभाषा इस देश की उस इकोनॉमी से जुड़ जाए जो इकोनॉमी सिर्फ मुनाफा नहीं देखे, व्यापारी नहीं देखे। यही वो सच है। और आखिरी बात, सरकारी डाटा हमको बतलाता है कि 2014 के बाद से 2020 तक इस देश के भीतर में लगभग 5,500 प्रोजेक्ट्स जो लाए गए, जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए थे, उसमें अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हटा दीजिएगा तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लगभग 3,800 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन 3,800 प्रोजेक्ट्स में से भी सिर्फ 200 प्रोजेक्ट ही पूरे हो पाए। और यह जो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, यह प्रोजेक्ट एग्रो फूड की दिशा में बढ़ते हुए प्रोजेक्ट हैं, जिसमें किसान को लाभ नहीं होगा। किसान से जो व्यापारी फसल को खरीद लेगा, उस फसल को खरीदने के बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, यह उसके ऊपर निर्भर करेगा और उससे वो मुनाफा बनाएगा। यह स्थिति इस देश के भीतर, तो क्या ये सवाल नहीं होंगे? इतना ही नहीं, एक सच और भी जान लीजिए, जो डाटा कल ही आया है CMIE का, जो इस देश में बेरोजगारी और रोजगार का डाटा देता है। इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। अपने चरम का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद से ऐसी बेरोजगारी की स्थिति देश में नहीं थी। इसीलिए यहाँ जो इतनी बड़ी युवा नजर आते हैं, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे करेगा, सरकार को नहीं पता है। दूसरी बड़ी बात, जो रोजगार देने की स्थिति में भी है, उसमें मौजूदा वक्त में ग्रामीण भारत के भीतर में तकरीबन 18 करोड़ लोग रोजगार पाए हुए हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, मनरेगा से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 18 करोड़ अगर गांव में रोजगार पाए हुए हैं, तो शहर के भीतर रोजगार दे पाने की स्थिति सिर्फ 11.5 करोड़ की है। यानी शहर की को लेकर जो इकोनॉमी गढ़ी गई और बनाई गई, और अब 3 किसान कानून भी जो शहरी मानसिकता के अनुकूल बनाया जा रहा है, वह रोजगार भी नहीं दे पा रहा है। इस संकट को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर हो या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, सवाल है किसान अब शायद एक ऐसे पंचायत की दिशा में जा रहा है जिसमें हमें लगता है 2-3 सुझाव और जुड़ जाने चाहिए। अब किसी भी महापंचायत के मंच पर कॉन्स्टिट्यूशन रखना शुरू करना होगा। संविधान में जो किसानों के हक की बात है, उसका पाठ करना जरूरी होगा। तभी किसान इस देश में उन सत्ता को समझा पाएगा कि आप सत्ता में आते हैं संविधान की शपथ लेकर, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है उसको हम महापंचायतों में पढ़ते हैं। दूसरी बात, अपने इस आंदोलन को लेकर युवा तबके के सिर्फ गुस्से का जिक्र नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में उसको इस किसानी से कैसे जोड़ना है और किसान की इकोनॉमी को इस देश की इकोनॉमी में कैसे तब्दील करना है, इसके भी नए प्रयास किए जाने होंगे। और तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर क्या कहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। सवाल है इस देश की जनता क्या सोचती है, और जनता का मतलब अगर किसान और मजदूर ही हो जाएगा तो फिर पार्लियामेंट की महत्ता खत्म हो जाएगी। और इस बात को सोचना चाहिए, शुरुआत में सही, लेकिन विपक्ष को तो अब सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयता की परिभाषा भी अब किसानी से जुड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।